तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। ऐसे बहुत कम केस होते हैं जिसमें एक साथ देश की तमाम प्रीमियम एजेंसियां या पुलिस मिलकर काम करती हैं। आज की कहानी कर्नाटक पुलिस के हिस्ट्री की वो कहानी है जिसके बाद ही ककोका लगा। जैसे मकोका होता है तो ये कर्नाटक है, चूँकि मकोका मुंबई है तो मकोका कहते हैं। एक गैंगस्टर की वजह से, एक अंडरवर्ल्ड डॉन की वजह से। ये कहानी है एक बिजनेसमैन के कत्ल की, और जिस तरीके से कर्नाटक पुलिस ने इसकी तफ्तीश की वो अपने आप में लाजवाब। कैसे एक डॉन को विदेश से भारत लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी, पूरी उसके खिलाफ जो चार्जशीट थी, जो तमाम सबूत थे, उसको पहले कन्नड़, फिर इंग्लिश और इसके बाद फ्रेंच में ट्रांसलेट करना पड़ा, क्योंकि इंटरपोल पुलिस के थ्रू मोरक्को तक वो चीज़ें पहुंचानी थी और मोरक्को में फ्रेंच लैंग्वेज का वहाँ की अथॉरिटी जो है वो यूज़ कर रही थी। इसलिए ये कहानी 2013 की है। कर्नाटक में एक जगह है अंकोला। ये अंकोला एक शहर है करवार रीजन में, कर्नाटक के। तो इसी अंकोला में एक बहुत नामी बिजनेसमैन रहा करते थे जो एक सोशल वर्कर भी थे, और इनका नाम था आर.एन. नायक। आर.एन. नायक को 2010 से ही कॉल आया करता था। एक डॉन था जो उन्हें धमकाता था फ़ोन पर और कहता था कि 3 करोड़ रुपए आप हमें दे दो तो आपकी जान बख्श देंगे। अंडरवर्ल्ड और डॉन के लोग ऐसे ही करते हैं, पहले वो पता करते हैं किन किन के पास पैसे हैं, कौन कौन से ऐसे बिजनेसमैन है, कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ऐसे तमाम लोगों को वो ढूंढते हैं और उसके बाद उनसे पैसे लेते हैं। तो ऐसे ही आर.एन. नायक के बारे में पता किया, और पता करने के बाद 2010 से उनके पास कॉल आने का सिलसिला शुरू हो गया। ये फ़ोन करता था एक अंडरवर्ल्ड डॉन जिसका नाम था बन्नन जी राजा, और ये अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म BR लिखा करता था। तो बन्नन जी राजा कर्नाटक का एक डॉन जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा बड़े केसेस थे। कर्नाटक पुलिस ने जब उसको ढूंढना शुरू किया तो भागकर दुबई पहुंच गया और दुबई में ही रहने लगा। बाद में इसने, जैसे डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम, तो सभी नाम मिला डी कंपनी, इसने भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर वहाँ से अपने नाम के आगे कंपनी जोड़ दिया और अब BR कंपनी के नाम से ये काम करने लगा। BR कंपनी का काम यही था, ये बैठा हुआ था खुद दुबई में, और कर्नाटक में इसके अपने गैंग के लोग, गैंग भी अलग अलग है। एक गैंग का काम ये था कि कर्नाटक के ऐसे कौन कौन से बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है उसकी लिस्ट बनाओ, और फिर दूसरे गैंग का काम ये था कि उसको धमकी दो, और फिर लास्ट में इसकी खुद की एंट्री होती थी। एक बार शिकार फंस गया, फिर ये खुद फ़ोन करता, और फ़ोन करने के बाद उसे धमकी देता कि जान की सलामती चाहिए तो पैसे दो। तो BR कंपनी ने 2010 से धमकी देनी शुरू की, लेकिन आर.एन. नायक डरे नहीं, बल्कि उल्टे वो पुलिस के पास पहुंच गए और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी बाकायदा बन्नन जी के ख़िलाफ़, यानी BR कंपनी के ख़िलाफ़। और उन्होंने वो सारे जो फ़ोन आते थे वो रिकॉर्ड कर रखा था, वॉइस मैसेज, वो वॉइस जो उनकी थी, फ़ोन पे बातचीत होती थी, वॉइस सैंपल भी, वो सारे ऑडियो भी पुलिस को दे दिए, कंप्लेंट भी कर दी। लेकिन कर्नाटक पुलिस भी लाचार थी। बैठा हुआ है डॉन दुबई में, पकड़ के लाएं कैसे, दुबई तक कोई पहुंच नहीं। तो पुलिस ने भी कहा कि चलो आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दिया, कुछ पुलिस वाले दे दिए साथ में, लेकिन नायक साहब ने अपने भी बॉडीगार्ड रखे अपनी सुरक्षा के लिए, और अब सुरक्षा घेरे में वो अपना काम करते, दफ्तर जाते, घर आते। 21 दिसंबर 2013 की बात है, दोपहर का वक्त था। अपने ऑफिस से वो निकलते हैं, और ऑफिस से निकलने के बाद घर के लिए अब ये रवाना होते हैं। लेकिन जैसे ही ऑफिस के बाहर अपनी कार में बैठते हैं, तभी अचानक 2 शूटर वहाँ पहुँचता है और दोनों अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है आर.एन. नायक पर। जैसे ये हमलावर को देखते हैं तो नायक साहब का एक बॉडीगार्ड वो हमलावर पर वापस जवाबी गोली चलाता है। इसमें एक जो किलर था, मारने आया था, उसको गोली लगती है और वो वहीं गिर जाता है। दूसरा भागने लगता, तब तक गोलीबारी की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। तो जब लोगों ने देखा कि वो भाग रहा है तो दूसरे को उन लोगों ने, भीड़ ने पकड़ लिया हिम्मत दिखाकर।
तब एक कातिल सड़क पे मुर्दा पड़ा है और दूसरे को लोगों ने पकड़ लिया। तब तक पुलिस आ गई, उसके हवाले कर दिया। इधर नायक साहब को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने कहा उनकी मौत हो चुकी है। तो अब एक बिजनेसमैन जो कि सोशल वर्कर भी थे और बड़े पॉपुलर थे अपने इलाके में, क्योंकि समाज सेवा का भी काम करते रहते थे, तो उनकी मौत के बाद हड़कंप मच गया। फिर धीरे धीरे मीडिया में खबरें आई कि इनको तो 3 साल से धमकी मिल रही है, धमकी देने वाले के सारे प्रूफ भी दे रखे हैं, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब पुलिस पर सारा प्रेशर। अब एक अरबपति बिजनेसमैन, पॉपुलर लीडर भी, अब उसके कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, एक मैराथन इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस को मालूम है कि ये सारी चीज़ें कोर्ट में इस तरीके से रखना है कि कोर्ट से वो बरी ना हो सके। तो सबसे पहले पुलिस ने मौका वारदात से ही बारीकी से जांच करनी शुरू की। किसी भी केस में कोई अच्छा इन्वेस्टिगेटर हो, जांच करने वाला अधिकारी, वो इन चीज़ों का ख्याल रखेगा, जो इस केस में कर्नाटक पुलिस ने की। सबसे पहले कर्नाटक पुलिस ने क्या किया, मौके से वो जो गोली चली उसके सारे खोखे उन्होंने उठाए। खोखे उठाने के बाद चूँकि एक शूटर वहीं पर मर चुका था बॉडीगार्ड की गोली से, तो उससे वो पिस्टल भी मिल गया, वो पिस्टल भी ले लिया उससे। उस शूटर के हाथ का स्वैब, पसीना जो था, फॉरेंसिक टीम आई और उसने उसके भी सैंपल कलेक्ट कर लिए, जो ये बाद में साबित करे कि हाँ, उसके हाथ से उस गन पाउडर की निशानी थी जो उसने गोली चलाई। क्योंकि जब फायर होता है तो थोड़ा सा धुआं और ये सारी चीज़ें होती है, फिर गन पाउडर भी। तो उन्होंने उसके वो हैंड स्वैब भी उठाए, पसीने का सैंपल पूरा। आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखा, उसमें ये 2 लोग बाकायदा रैकी करते हुए और पहले भी दिखाई दिए थे, उन कैमरों को भी लिया। इसके बाद अब कॉल डिटेल के ज़रिए उस लोकेशन का उन्होंने सारे कॉल डिटेल्स निकाले, जो किलर और बाकी लोगों के। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि 2 हमलावर और एक मारा गया और एक पुलिस के पास। अब उससे पुलिस पूछताछ करती है। तो वो एक जेल में बंद कैदी का नाम लेता है, वो एक गैंगस्टर था। वो बताता है कि हमें तो वहाँ से हुक्म मिला। अच्छा, जो दोनों ये शूटर थे, ये दोनों यूपी के थे। तो जब पुलिस ने शुरुआत में पूछताछ की, एक तो मर चुका, दूसरा चूँकि लोगों ने पीटा भी था, वो इधर उधर हार्डकोर क्रिमिनल था, बता नहीं रहा था, लेकिन बाद में पता चल गया कि ये दोनों यूपी के। अब जांच देखिए कि कर्नाटक पुलिस ने यूपी के उस फैमिली पे नज़र रखी और कहा कि देखो, इन फैमिली के डिटेल निकालो, इनका कहीं बैंक अकाउंट होगा या कुछ होगा, क्योंकि ये शूटर एक मारा गया है, तो जिसने भी इसको हायर किया वो पक्का इसकी फैमिली की मदद करेगा, और ऐसे केसेस में होता है। तो पता चला हाँ, उसके अकाउंट में कई लाख रुपए आए, उसकी फैमिली के। क्लियर हो गया उस मनी ट्रेल का, कहाँ से वो पैसे आए, वो इस्टेब्लिश किया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद पता चला कि कर्नाटक की एक जेल में इस साजिश को रचा गया था। लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश ही कर रही थी, तभी कर्नाटक के लोकल न्यूज़ चैनल पर अचानक एक ऑडियो चलता है, और ये ऑडियो BR कंपनी के बॉस यानी बन्ना जी राजा का था। और वो बाकायदा अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए, आमतौर पर तमाम आजकल के क्रिमिनल ऐसे ही करते हैं, वो बताता है कि हाँ, ये काम मेरे ही लड़कों ने किया है और मेरे इशारे पर किया है, और जो भी हमारी बात नहीं मानेगा उसका अंजाम यही होगा। उसने जानबूझकर ऐसा इसलिए कहा ताकि लोग डरे, और भी बहुत सारे लोगों को धमकी दे रखी होगी। तो अब न्यूज़ चैनल से वो वॉइस सैंपल भी पुलिस ने लिया जो उसने धमकी दी फ़ोन कर करके। जो नायक साहब ने रहते हुए अपने ज़िंदा पुलिस को दिया था वो वॉइस सैंपल उनके पास। जो BR का पहले से पुलिस के पास कुछ था, फ़ोन रिकॉर्ड्स ये वो सैंपल, उसको लैब भेजा। सारे वॉइस सैंपल की आवाज़ वाकई उसी की है। सारी रिपोर्ट्स आई लैब से, पता चला ये बन्ना जी की ही आवाज़ है। तब पुलिस से कंफर्म हो गई। तब एक एक कर इस साजिश में शामिल जितने लोग थे उनको पकड़ा गया। पता चला कि ये कर्नाटक जेल में बंद एक शख्स ने प्लानिंग की, वो बन्ना के लिए काम करता था। एक दूसरी टीम थी जो RN नायक की प्रॉपर्टी और पैसे के बारे में जिसने इनपुट दिया था, वहाँ तक पहुँचे, उसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, 2 लोगों को। अब एक तीसरी टीम थी जिसको ये काम दिया गया कि तुम शूटर ढूंढो। उस तीसरी टीम ने यूपी से शूटर ढूंढा, लोकल लिया नहीं, और यूपी से ये 2 शूटर लाए गए, और दोनों शूटर जो थे उनमें से एक मारा गया, एक पकड़ा गया। तब धीरे धीरे ये सारी कड़ियाँ जुड़ती गई और अब क्लियर हो गया कि इसके पीछे बन्ना जी का हाथ है।
अब सवाल ये था कि इधर 5 लोग गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन जो असली कातिल है, जो मास्टरमाइंड है, वो कानून की पहुंच से दूर दुबई में। अब क्या किया जाए? अब कर्नाटक पुलिस ने सीबीआई से मदद मांगी। उन्होंने कहा देखिए ऐसे ऐसे हमारे पास सारे सबूत हैं और कातिल जो है, मास्टरमाइंड जो है, वो दुबई में बैठा हुआ है। सीबीआई ने कहा ठीक है। अब सीबीआई ने पूरी केस वो लिया ताकि इसको इंटरपोल के थ्रू, क्योंकि सीबीआई नोडल एजेंसी है भारत में इंटरपोल की, तो उसके ज़रिए वहाँ तक पहुँचा जा सके। सीबीआई की अपने टीम ने अब यहाँ पर रॉ से मदद लिया, अपने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, खुफिया एजेंसी जो भारत के बाहर काम करती है। रॉ ने अपने गुर्गों से पता किया कि ये दुबई में। अब दुबई से डिपोर्ट करके लाना आसान था। एक पूरी बिसात बिछाई गई बन्ना जी को वहाँ से लाने के लिए। बहुत सारे ऐसे अंडरवर्ल्ड के डॉन वहाँ से लाए जा चुके हैं दुबई से, लेकिन इत्तेफाक से कुछ मुखबिर भी होते हैं। बन्ना जी तक ये बात पहुँच गई, बन्ना नाथ जी के पास, यानी बीआर के सीबीआई तलाश में है और दुबई में अगर वो हाथ आ गया तो सीधे वो डिपोर्ट हो जाएगा। वो डर कर वहाँ से मोरक्को भाग गया। अब मोरक्को के साथ थोड़ा सा अपना दुबई जैसी बात नहीं थी। अब मोरक्को में है, पुख्ता खबर, रॉ ने इन्फॉर्मेशन दी। अब रॉ वहाँ से कैसे लाए? कानून के दायरे में ही ला सकते हैं। तो अब सीबीआई को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। अब दुबई के बाद, दुबई से तो सारे पेपर तैयार हो रहे थे। अब मोरक्को में ये था कि वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं वहाँ की कोर्ट में, ताकि ये उनको बताया जा सके। किसी भी कोर्ट में जब आप किसी को डिपोर्ट करते हो तो वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट या कोर्ट या पुलिस है, उसको पहले आपको प्रूफ देना पड़ता है, ये इंटरनेशनल लॉ है, कि आपको ये क्यों चाहिए, क्या क्राइम किया इसने, उस क्राइम के सबूत क्या। सिर्फ आपके कहने से नहीं चलेगा, या एफआईआर की कॉपी दिखाने से नहीं चलेगा, एविडेंस क्या क्या है। इसी एविडेंस के चक्कर में बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश के बाहर भगोड़े बैठे हुए हैं, और एविडेंस है नहीं तो कोर्ट उनको डिपोर्ट नहीं करती। तो मोरक्को के बारे में भी ये पता था कि ऐसा होगा। तो बाकायदा यहाँ पर बैठकर सीबीआई ने सारे जो फैक्ट्स थे, जो एविडेंस थे, वो सारे इंग्लिश से, इंग्लिश के बाद फ्रेंच में ट्रांसलेट किए। ट्रांसलेट करने के बाद मोरक्को की अथॉरिटी को दिया गया। और इस दौरान में ये भी नज़र रखी जा रही है कि बीआर वहाँ से भागे नहीं और उसे भनक न लगे कि हम यहाँ तक दुबई से पीछा करते हुए आ गए हैं। अब सारी टीमें लगी हुई हैं। इसके बाद अचानक एक रोज़ मौका मिला, पेपर सब पहुँच गए थे मोरक्को अथॉरिटी के पास। रॉ की मदद से मोरक्को में बीआर को 2015, यानी कि नाइक के कत्ल के 2 साल के बाद, 13 में कत्ल हुआ, 15 में गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद मोरक्को के कोर्ट में पेश किया गया और कहा गया कि ये इंडिया में वांटेड है। इंटरपोल पे भी इसका हम लोगों ने डाल रखा, अपलोड कर रखा है, तो आप हमें इसकी कस्टडी दे दीजिए ताकि हम इसे वापस इंडिया ले जाएं। अब मोरक्को की कोर्ट में एक लंबी लड़ाई चली। वहाँ सारे एविडेंस, सारी चीज़ें मांगी गई, उनको समझाया गया, ट्रांसलेटर की भी दिक्कत, लेकिन ये सब चलता रहा। आखिरकार कोर्ट ने जो फैक्ट्स और एविडेंस थे उसको देखते हुए 2015 में इजाज़त दे दी, जून के महीने में, कि ठीक है, आपका सिटीज़न है, आपके यहाँ वांटेड है, आप ले जाओ। जैसे ही ऑर्डर मिला, कर्नाटक से सीनियर पुलिस अफसरों की एक टीम सरकारी खर्चे पर मोरक्को पहुँचती है। मोरक्को जाने के बाद उनका मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उनके पास था, उसको लेकर कर्नाटक आती है। कर्नाटक आने के बाद अब ये जो इंडिया कर्नाटक में लाते हैं, इसके बाद फिर मुकदमा शुरू होता है। अब मुकदमा शुरू होता है, पुलिस ने सारे एविडेंस दिए हुए थे और आखिरकार अप्रैल 4, 2000 बल्कि 2022 13 में हुआ था, 7 और 2 9 साल के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में वो सारी चीज़ें बड़ी अहम साबित हुई। किस गन से गोली चली, उस गन के खोखे से ये प्रूफ कि हाँ इसी गन से ये गोली चली, और ये बुलेट जो उनके बॉडी से मिली नायक के, वो एक ही हैं तीनों। जो कातिल, उसके हाथ के जो स्वैब लिए गए थे फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, इस गन को चलाने के जो सारे सबूत थे उसके उस पसीने में और उसमें शामिल था, वो आ गया। सीसीटीवी फुटेज, वॉइस सैंपल, ये सारी चीज़ें
जो गुनहगार थे उनके खिलाफ गए और आखिरकार 4 अप्रैल 2022 को लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और BR समेत कुल 6 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी। थे 7वां शूटर पहले ही मर चुका था। अब न सिर्फ सज़ा दी बल्कि इसके ऊपर बाकायदा BR पर यानी कि बन्नाजी राजा पर उन्होंने और उसके गैंग के ऊपर ककोका लगाया, यानी कि कर्नाटक कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2000 ये वहाँ बना था, तो ये लगाया। तो ये पहला केस था जिसमें एक गैंग के ऊपर इस तरीके से जो इतने बड़े बिजनेसमैन के मर्डर में शामिल था उस पर ककोका भी लगा और उम्र कैद की सज़ा हुई। आज 2023 है, हाई कोर्ट में इन आरोपियों ने अपील कर रखी है, लेकिन फ़िलहाल ये सभी के सभी 6 लोग जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे जो नए पुलिस वाले आते हैं तो बाकायदा इस केस के बारे में भी स्टडी किया जाता है और उनको बताया जाता है कि एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं, एविडेंस में क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं। मुझे लगता है कि अगर देश की हर पुलिस इसी तरीके से, बहुत सारे स्टेट की पुलिस इस तरीके से बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो अगर वो करें तो मुझे लगता है कि फिर ये चाहे आरुषि केस हो या फिर आपके निठारी केस हो, ऐसे लोग बरी नहीं हो जाएंगे। कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसलिए शक के बिना पर हम छोड़ रहे हैं। तो जब ये कोई बड़ा इंसिडेंट या क्राइम होता है उस वक्त बड़े हंगामा शोर मचता है, टीवी पे, अखबारों में, दिन भर वही खबरें, दिन भर लाइव, नए नए एंगल से। लेकिन आप सोचिएगा जब 10-15 दिन, महीना गुजरता है तो खबरें कहाँ दफन हो जाती पता नहीं। और वही वो पीरियड होता है जिसमें फिर पुलिस बड़ी खामोशी से इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है, ट्रायल लंबा होता है, बरसों बीत जाते हैं, पुलिस को भी पता है लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, पुरानी खबरें भूल गए, अब नई में घुस जाएंगे, तो फिर उस केस का हश्र तमाम ऐसे ही होता है। तो कर्नाटक पुलिस के एक शानदार कामों में से एक ये केस था। हमारी एक क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं कुमार स्वामी, उन्होंने इस कहानी की फरमाइश की थी। तो थैंक यू कुमार, आपकी वजह से बाकी क्राइम तक फैमिली मेंबर ने भी ये कहानी सुनी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, और कल संडे है, कल बड़ा ख़ास है। कल मैं इंडिया इंग्लैंड का मैच स्टेडियम में बैठकर देखूंगा लखनऊ में, तो कल वहीं रहूँगा और वो जो एक्सपीरियंस और उस मैच के बारे में मंडे को आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो कल मैच, उसके बाद मंडे को आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।